जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए हम आपको बताएंगे इंपोर्ट प्लास्टिक स्क्रैप के बारे में। इसके बारे में हम बहुत सी हिडन डिटेल्स और बहुत से फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे ताकि आप प्लास्टिक स्क्रैप को इंपोर्ट करने से पहले 10 बार विचार विमर्श करेंगे और सोचेंगे कि क्या मुझे वाकई में प्लास्टिक स्क्रैप को इंपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सपोर्ट से, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए, भारत सरकार एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स को बहुत ही ज्यादा प्रावधान देती है और भारत सरकार की तरफ से काफी सहायता और सपोर्ट मिलता है। यहां तक कि फाइनेंशियली एड भी मिलते हैं और कई जगह पे कंसेशन भी मिलता है। तो इस विषय में विस्तार में जानकारी के लिए सारे एक्सपोर्टर से मैं गुजारिश कर लूंगा कि आप निर्यात मित्र ऐप जो FIEO अंतर्गत है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करें। ये गवर्नमेंट के मान्यता द्वारा ये ऐप को अपलोड कराया गया है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा। आपको ये ऐप पे जाके अपना HS कोड डालना है और आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इंपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इंपोर्ट स्क्रैप के बारे में विस्तार में जानकारी देने से पहले मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में जितना प्लास्टिक वापरा जाता है उसमें से सिर्फ 25% के करीब प्लास्टिक को रिसाइकल कर पाते हैं हम। यानी कि 75% प्लास्टिक या तो रास्ते में कूड़ेदान में पड़ा होगा या तो लैंडफिल्स में और पानी में उसको फेंक दिया होगा, डंप कर दिया गया होगा। और ऐसे ही करके 75% स्क्रैप आज भी भारत में मौजूद है। तो भारत में प्लास्टिक रिसाइकल में 75% स्क्रैप एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, जिससे बहुत अच्छी आमदनी आपको आ सकती है डोमेस्टिकली काम करके, और अपने आप को हीरो कहने का भी आपको सौभाग्य मिलेगा। पर आप ज्यादातर इंपोर्ट में ही तवज्जो देते हैं। तो आइए इंपोर्ट की एक कहानी आपको सुनाता हूं। 1990 लेट 90s के करीब में चाइना अपने तरक्की के चरम सीमा पे था और चाइना अपने गुड्स को खास तौर पे एक्सपोर्ट करता था बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा हो गया, और यहां से उनके कार्गो शिप के कंटेनर्स खाली आते थे। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे बड़े बड़े मुल्कों ने यह देखा कि वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे प्लास्टिक का वापर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में करना शुरू कर लिया गया और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वापर प्लास्टिक का करने के बाद प्लास्टिक के कचरे की बढ़ोत बहुत ज्यादा हो गई और ऐसे में रिसाइकल का खर्चा बढ़ गया। पर जितना रिसाइकल का प्लास्टिक के खर्चा करने में आता था उतने ही खर्चे में प्लास्टिक यूनाइटेड स्टेट्स से चाइना एक्सपोर्ट हो रहा था। तो ऐसे में US ने यह सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चड्डी की गंदगी चाइना की चड्डी में डाल दूं ताकि मुझे साफ करना ना पड़े और उससे बीमारी ना आए। पैसा तो उतना ही खर्च हो रहा है पर कम से कम मेरा देश बीमारी से तो बचेगा। और चाइना ने यहीं पे गलती कर दी, क्योंकि चाइना ने लालच में आके प्लास्टिक को इंपोर्ट करना चालू किया और इतना इंपोर्ट किया कि 2017 के करीब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर प्लास्टिक स्क्रैप का चाइना बन गया। पर धीरे धीरे उसे इस बात की समझ आने लग गई कि जहां जहां जो प्लास्टिक हम रिसाइकल कर पाते थे हमारे देश के नागरिक रिसाइकल कर रहे थे, पर जो प्लास्टिक हम रिसाइकल नहीं कर पा रहे थे उन प्लास्टिक को लैंड फिलिंग्स, पानी में डंप करना और रास्ते में प्रदूषण फैलाने के लिए रखा गया। और इसके कारण हमारे उस इलाके के नागरिक बीमार पड़ने लग गए और कैंसर जैसी उनको बीमारियां होने लग गई। तो ऐसे में चाइना ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि 2018 में प्लास्टिक इंपोर्ट को चाइना बैन कर दे। चाइना ने तो बैन किया, पर ये 1990 में जो चाइना ने गलती की उससे चाइना एक चीज सीखा और एक चीज का उसे फायदा हुआ कि वो प्लास्टिक रिसाइकल में अपने आप को सक्षम बना लिया और अब वो खुद के प्लास्टिक को अच्छे से रिसाइकल कर पाता है। पर जब चाइना ने इंपोर्ट प्लास्टिक को बैन कर दिया तो भैया बाकी देश कहां पीछे रहते। तो बाकी देश ने क्या किया, मौके का फायदा उठाया और वो प्लास्टिक को इंपोर्ट अपनी तरफ करने लग गया। उसमें सबसे टॉप में नाम आता है मलेशिया और इंडोनेशिया का। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा भारत देश टॉप 4 में आता है प्लास्टिक इंपोर्ट करने में। अब ये तो थी दुनियादारी वाली बातें, पर चलिए हकीकत की बात मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, इंसानियत के नाते पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे प्लास्टिक क्यों इंपोर्ट नहीं करना ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूं फायदे के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में जो 75% प्लास्टिक हम री प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बड़ा मार्केट है और उसको आप रिसाइकल कर सकते हो और सस्ते से सस्ते में आप स्क्रैप खरीद सकते हो। पर आपको झांसा दिया जाता है इंपोर्ट प्लास्टिक स्क्रैप में ये बात को कहते हुए कि वहां से प्लास्टिक फ्री में आता है, सिर्फ पेपर वर्क और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बैठता है, बाकी पूरा प्लास्टिक फ्री है।
पर ये पूरा सच नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि प्लास्टिक नेटो कंट्रीज, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन कंट्रीज, ये जो क्या करती हैं, ये प्लास्टिक फ्री में, इनके जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं, ये फ्री में एक्सपोर्ट करती हैं। पर ये फ्री में एक्सपोर्ट तो करती हैं, पर वहां पे भी बिचौलिए होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बिचौलिए हैं। ये दलाल आपको फ्री में प्लास्टिक एक्सपोर्ट करने नहीं लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से आपको आपका बजट मिनिमम 25 लाख रुपए का बना ही देते हैं। 25 लाख में आपका एक कंसाइनमेंट आता है जो हार्डली 10 से 12 टन का होगा, और ये 10 से 12 टन प्लास्टिक आप इंडिया में ही रह के 10 लाख के भीतर खरीद सकते हो। सोचने वाली बात है, तो आप उसकी तरफ क्यों जाते हो? ऊपर से आपका लॉस ये होता है कि आप जो भी प्लास्टिक इंपोर्ट करते हो, क्या आप उसको खुद से वेरीफाई करते हो? आज कई व्यापारी मैं भारतवर्ष में जानता हूं जो प्लास्टिक स्क्रैप का काम करते हैं, वो जगह पे आके प्लास्टिक को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, भाव करेंगे, डील सेटअप करेंगे, और फिर जाके माल जब अपने इधर मंगा लेंगे फिर पेमेंट रिलीज करेंगे। कई ऐसे व्यापारी हैं जो बोलते हैं माल पहुंच करो, माल मेरे इधर पहुंच जाएगा तब आपका पेमेंट रिलीज करूंगा। पर इंपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। इंपोर्ट में आपको पहले ही पे करना होता है। माल जब आपके पोर्ट पे गिरेगा ना, तब जाके जो है आप माल को ओपन करते हो और अपना माल लेके जाते हो। क्यों भैया? इंपोर्ट करने में इतना लॉस है और यहां पे लॉस नहीं। और इंपोर्ट करने में क्या गारंटी है कि जो चेकलिस्ट बना के दी गई है वही चेकलिस्ट के आपको माल आएंगे? एक्चुअल में कनाडा जैसी बड़ी कंट्री ने, जो कि एक नेटो कंट्री है और काफी प्रगतिशील कंट्री है, इस कंट्री ने अपने प्लास्टिक स्क्रैप को एक्सपोर्ट करवाया एक कंट्री के पास। और वो कंट्री को जब पता चला कि जो चेकलिस्ट दी गई थी, जो पैकेजिंग लिस्ट दी गई थी, प्री इंस्पेक्शन लिस्ट दी गई थी, उसके अनुसार प्लास्टिक है ही नहीं, तो उस कंट्री ने समुद्र के बीच में ही उस कंटेनर को खड़ा कर दिया और कहा कि ये प्लास्टिक स्क्रैप वापस लेके जाओ। कनाडा को 6 साल लगे प्लास्टिक स्क्रैप वापस करने में, यानी कि कनाडा को 6 साल लगे प्लास्टिक स्क्रैप वापस लेने में, पर उन्होंने लिया। तो सोचिए यार, वो तो देश था तो उसे 6 साल लग गए। आपको अपने प्लास्टिक स्क्रैप को वापस करने में कितना वक्त लगेगा, और आपको आपके पैसे आने में कितना वक्त लगेगा? सोचिए ना यार, आप जवानी में प्लास्टिक स्क्रैप इंपोर्ट करा लिए, जब तक वो प्लास्टिक स्क्रैप वापस होगा नहीं होगा उसकी गारंटी भी नहीं है, और अगर हो भी जाएगा और वहां से पैसा वापस भी आएगा, तब तक आपके बेटे का बेटा धंधा पे बैठा होगा और गारंटी नहीं है कि वो प्लास्टिक का ही धंधा करेगा। सोचिएगा जरा इस बात पे। अब बात करते हैं, अगर आपके फिर भी आपके बम में खाज है और आपको इंपोर्ट का बिजनेस करना ही है प्लास्टिक स्क्रैप का, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, कहीं से भी प्लास्टिक स्क्रैप को इंपोर्ट करें, आप एक बहुत ही अच्छा क्वालिफाइड एजेंट हायर कर लें। इसकी कंसल्टेंसी फी और इसके साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट अच्छे से करें, सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली मेंशन करें, और ये कहें कि भैया फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि भैया मेरे इधर जब लैंड होगा ना, माल लैंड होगा, वेरीफाई करूंगा तभी आपका पैसा रिलीज करूंगा, वरना नहीं करूंगा, 1 रुपया एडवांस नहीं दूंगा। इस तरह का अगर कोई एजेंट मिलता है तो सौदा करे, वरना नहीं करे। माल लेने से पहले जिस कंट्री से आपका स्क्रैप आने वाला है, उस कंट्री के पोर्ट पे जाके स्क्रैप को वेरीफाई कर ले। उस स्क्रैप के बायर, यानी कि उस स्क्रैप का जो सेलर है, उस स्क्रैप के सेलर से बात करें, उसके पास वेरीफाई करें। कंसाइनमेंट जब आपके कार्गो पे लिफ्ट कराया जा रहा है, तब उस वक्त पे आप मौजूद रहें। थोड़ा खर्चा आएगा, पर इसी तरह आप पैसे कमा पाओगे, वरना भैया मंगाओगे आप पेट बॉटल, निकलेगा डायपर। सोच लीजिएगा। अब चलिए, जब आप प्लास्टिक मंगवा लेते हो तो आपको एक्सपोर्टर की तरफ से एक चेकलिस्ट चाहिए होती है। वो चेकलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, उसके बाद आपको पैकेजिंग लिस्ट चाहिए, उसके बाद बिल ऑफ लोडिंग, बिल ऑफ लीडिंग चाहिए, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए कि भैया प्लास्टिक के ओरिजिन कहां से। और हाँ, अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत आप कस्टम ड्यूटीज वगैरह बचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का अप्रूव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको MSDS भी चाहिए, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, और प्री इंस्पेक्शन चेकलिस्ट चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको कंपलसरी लगेंगे ही लगेंगे, पर अगर आप मेटल स्क्रैप लोड कर रहे हो, मेटल स्क्रैप आप इंपोर्ट करा रहे हो, तो वहां पे आपको एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज चाहिए रहती है। वो जरूरी चीज होती है नो वॉर सर्टिफिकेट। अब ये नो वॉर सर्टिफिकेट स्पेशली खास तौर पे उस वॉर जोन के लिए होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे रशिया और यूक्रेन का जंग हो रहा है। अब आप यूक्रेन से आप स्क्रैप को इंपोर्ट करवाना चाहते हो, तो आप वहां से इंपोर्ट कराओगे, तो वहां के लिए आपको नो वॉर जोन चाहिए, यानी कि नो वॉर सर्टिफिकेट चाहिए मेटल स्क्रैप के लिए। अब ये सारी चीजें करने से पहले आपको कुछ जगह पे चीजों का रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपको AD कोड रजिस्ट्रेशन चाहिए जब आप पहली बार किसी भी पोर्ट पे इंपोर्ट कर रहे हो अपने प्लास्टिक को। उसके बाद आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि भैया मिनिमम आपका जो कंसाइनमेंट होता है,
समझिए कि अगर मिनिमम 25 लाख रुपीस का आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो उस पर आप तो 2.5 से लेके 5% तक आपको कस्टम ड्यूटी भी लग जाती है। अब इसके साथ साथ आपको आईईसी कोड भी चाहिए। आईईसी कोड अनिवार्य है आपको प्लास्टिक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। अब ये आईईसी कोड क्या होता है? इसे इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड या इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी कहा जाता है। ये कोड आपको डीजीएफटी के वेबसाइट पे जाके निकालनी होती है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल कराने होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने के बाद आपको उसके फीस पे करने होते हैं। 2019 के करीब जब एमएस ट्रेडर ने अपना आईईसी कोड निकाला था तब 250 रुपए के करीब पे किया था। अब अप्रोक्सीमेट 500 के करीब आपको जो है नॉमिनल चार्जेस पे करने होते हैं। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो आपके स्टेट गवर्नमेंट अलॉट कराती है वो भी आपके पास होना चाहिए। फॉर्म 9 और 6 और अन्य डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट भी होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट के चेकलिस्ट क्या होते हैं ये आप अपने एजेंट से बात करके वेरीफाई कर सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखें कि आप जब तक अच्छे से वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक प्लास्टिक को इंपोर्ट मत कराइएगा, वरना कई ऐसी मिसालें हैं कि जहां पे एजेंट ने 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया आप दिलासा देने के नाम पे मंगा लिए और अभी तक आपका प्लास्टिक लैंड ही नहीं हुआ, आपका कंसाइनमेंट पोर्ट पे लैंड ही नहीं हुआ। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आप पहली बार प्लास्टिक स्क्रैप का कंसाइनमेंट मंगा रहे हो तो इस बात को मेक श्योर करें कि जहां पे ना भैया कस्टम, जहां पे जो है अच्छे से इंस्पेक्शन होता है, जहां पे प्लास्टिक स्क्रैप का इंस्पेक्शन होता है ना, उसी पोर्ट पे आप प्लास्टिक स्क्रैप को मंगवाएं। वरना मालूम पड़ा आपने ऐसे पोर्ट पे मंगवा दिया जहां पे इंस्पेक्शन होता ही नहीं है, और भैया अब आपको वहां से दूसरी जगह पे लेके जाना है जहां पे इंस्पेक्शन होता है, तो जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला, अलग खर्चा अलग बैठेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। पर मैं फिर से एक बार बोलूंगा, यार इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है प्लास्टिक स्क्रैप के लिए, क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा रहे हो? खास तौर पे इंपोर्ट स्क्रैप में क्यों जा रहे हो? भैया 25 लाख से 1.5 करोड़ रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम लगेगा स्क्रैप का कंसाइनमेंट मंगवाने में। और एक बात और मैं आपको बोलूं, वहां पे प्लास्टिक ग्रेड्स के नॉर्म्स कुछ अलग होते हैं। आपको पेट के साथ पीवीसी मिक्स भी आएगा और ये आपको बताया नहीं जाएगा। आपको बोला जाएगा कि भैया पेट ही है, पर जब आप उसको अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे आपको मालूम पड़ेगा भैया पेट के साथ तो पीवीसी भी आ रहा है, 1% पीवीसी का भी है, कुछ परसेंट पीबीटी का भी है, यानी कि मिक्स प्लास्टिक है, और वो आपके क्लाइंट को चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे? सोचिए ना, आप खुद सोचिए। हाँ, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, प्लास्टिक बहुत ज्यादा खाज आपको है, तो आप ऑक्शंस में भाग लें। ये ऑक्शंस में क्या होता है, बड़े बड़े व्यापारीज और एजेंट्स, बड़े बड़े कंपनीज क्या करती हैं, बाहर से इंपोर्ट करवा के इसे पोर्ट पे ऑक्शन करवाती हैं। तो पोर्ट पे जब आप ऑक्शन करवाते हो तब आपको वहां पे बिडिंग करनी है, और वहां पे अगर आपका तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं। पर हमेशा याद रखिएगा, ऑथेंटिक बिडर के साथ ही बिडिंग कीजिए, वरना फ्रॉड भी बहुत पड़े हुए हैं। और हाँ, अगर किसी ने प्लास्टिक स्क्रैप को इंपोर्ट कराया है किसी पोर्ट पे, मिसाल के तौर पे भैया बहुत जन कहते हैं कि जो मुंद्रा पोर्ट है यानी कि अडानी पोर्ट है, वहां पे मेरा एलडीपी का, पीपी का, पेट का एक 25 टन का कंसाइनमेंट है, 25 टन का कंसाइनमेंट है, 40 रुपए किलो से आपको दूंगा, लेके जाओ। आपको माल भी दिखा दिया, आप खुश भी हो गए, आप बोले बढ़िया है। अब उसने एन वक्त पे गाड़ी लगाने से पहले क्या बोला, भैया 5 लाख रुपए एडवांस लगेगा, क्या यहाँ भरना पड़ता है, रूल है, जो कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है, पर आपने 5 लाख रुपए एडवांस भर दिया। आप मालूम पड़ा 5 लाख एडवांस आपने दे दिया, अब कुछ देर बाद वो बोलता नहीं यार साहब ने बोला है कि पूरा पेमेंट भरना पड़ेगा तभी माल आपका रिलीज होगा। एक बार पूरा पेमेंट आ गया, आपने कंसाइनमेंट बाहर निकाल लिया, बाद में मालूम पड़ा ऊपर ही एलडीपी की कोटिंग, अंदर पूरा कचरा रखा हुआ है। तो आपने पैसा दे दिया, अब क्या करोगे? सोचो, इस बात को सोचो। तो ऐसे वक्त में कोई भी आप कंटेनर खोलते हो और कोई भी उसका बेल किया हुआ प्लास्टिक स्क्रैप का जो प्रोडक्ट होता है उसको अच्छे से फाड़े, और रैंडमली फाड़े, जो सामने रखा ना उसको मत फाड़े, अंदर घुस घुस के अच्छे से चेक करें, पूरे अच्छे से वेरीफाई करें, कंसाइनमेंट अपने सामने लोड कराएं और उससे साफ तौर पे गए कि भैया पोर्ट के बाहर, पोर्ट के बैरल के बाहर, पोर्ट के मेन एंट्रेंस के बाहर एग्जिट जब तू करा देगा, जब बाहर माल निकलवा देगा, तुरंत तेरे को पेमेंट करवा दूंगा, आईएमपीएस कराऊंगा, आरटीजीएस एनईएफटी छोड़ आईएमपीएस कराऊंगा, पर कब गाड़ी गेट के बाहर निकलेगी तब, और मेरे को प्रॉपर इनवॉइस और ईवे बिल चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा। तो व्यापारियों ये सतर्कता बरतें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आए दिन मुझे फोन आते हैं ये कहते हुए कि भैया इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए 25 लाख रुपए लगता है, फिर आपका सेटअप अलग। अब आप सोचो भैया 25 लाख रुपए मिनिमम आप लगाओगे और उसमें गारंटी भी नहीं है कि आपको सही
स्क्रैप मिलेगा ही। आपके साथ फ्रॉड्स भी हो सकता है, कौन भी हो सकता है, तो सोचिएगा इस बात पे। तो अपने देश की हीरो बने। अपने देश में जो 75% प्लास्टिक है ना, उसको प्रोसेस करें, सस्ते में आएगा, अच्छे से काम करें, और इंशाल्लाह करीम और भी विस्तार में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अल्लाह की रजा के लिए हमें फी सबीलिल्लाह पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। आप अपने फीडबैक को भी हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तभी जब आपका दिल मुसलसल हमारे चैनल को देखने का करता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि ये रमजान शरीफ का पावन महीना है। इस महीने में हम रोजा रखते हैं, और मुझे माशाल्लाह हाल ही में बेटी हुई है, अल्लाह की रहमत मेरे घर आई है, तो इसके कारण मेरी रात अक्सर जगने में जाती है, और दिन में कभी भी कंपनी की तरफ से कॉल आता है तो वहां पे स्क्रैप लोड करने जाना होता है। तो ऐसे वक्त में बहुत कम वक्त मुझे मिलता है आपकी सहायता करने में। तो अक्सर आजकल हो रहा है कि मैं आपके ज्यादातर फोन्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सब्र से मेरे साथ पेश आएं, और आप ईद बाद हमें फोन करने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह करीम आपकी सहायता अवश्य करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं अल्लाह की रजा के लिए फी सबीलिल्लाह आपकी मदद करता हूं, आपको बिजनेस के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रूम करता हूं, तो आप में से कुछ लोग इस तरह मुझे कहते हैं कि मैं बिजनेस जिहाद कर रहा हूं, यानी कि आपको बिजनेस सिखा के आपको इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराऊंगा, फोर्सफुली आपको इस्लाम धर्म में धकेलूंगा। तो आज तक 8 महीने से मैं अल्लाह की रजा के लिए चीजें कर रहा हूं। तो आज तक जितने लोगों ने एमएस ट्रेडर से फायदा उठाया है, वो सबसे मेरी गुजारिश है कमेंट बॉक्स में लिख के जरा एक बार बताइएगा कि मैंने आपको जो अल्लाह की रजा के लिए फ्री में जानकारी दी, आपको बिजनेस सेटअप करने में आपकी जो फ्री में मदद की, ये वाकई में फ्री में थी क्या? इसके बदले मैंने आपका धर्म परिवर्तन किया? जरा सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।